अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। वेलकम कहते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट टेस्ट ऑनलाइन में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये वाहिद चैनल है जहां पर हम CSS PMS के हवाले से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, FPSC PPSC जो भी हैं, वहाँ पर ये आपकी चीज़ें काम आने वाली हैं। ईडियम्स का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। आगे हमने सेंटेंस करेक्शन, प्रोवर्ब्स तो चल रहे हैं, प्रेपोजिशन आपकी प्रेसी किस तरीके से आपने बनानी है, कंप्रीहेंशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर इंशाल्लाह आपको एक एक करके करवाई जाएंगी। फ़िलहाल हमारा ईडियम्स का सिलसिला चल रहा है। टॉप 500 का फ़नी ट्रिक्स के साथ आपको कराते हैं, जो आपको देर तक फिर चीज़ें याद रह जाएँ। इस तरीके से हम आपको कराते हैं। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर इनको भूलेंगे नहीं जब आप यहाँ से इनको तैयार करेंगे। 60 हम आपको ईडियम्स करा चुके हैं। फर्स्ट 4 लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उनको देख सकते हैं। 61 से आज बगैर देर के शुरू करते हैं। ईडियम नंबर 61 है ब्लो द विसल ऑन। अब देखें, ब्लो द विसल ऑन सुनने में ऐसे लगता है कि ब्लो द विसल ऑन, विसल का मतलब होता है सीटी, तो ब्लो द विसल ऑन हो जाएगा जी सीटी बजाना। लेकिन इसका उर्दू में मतलब क्या है जी? किसी की बदउनवानी फाश करना, किसी की बदउनवानी या किसी की दो नंबरी को फाश करना। तो इसकी कहानी भाई कुछ इस तरीके से है कि ब्लो द विसल ऑन, आपने कभी FIA को देखा होगा कि FIA वाले किसी को पकड़ने जाएँ तो डायरेक्ट वो किसी की बदउनवानी फाश करने के लिए पकड़ने नहीं पहुँच जाते। पहले अपना वो कोई जासूस या एजेंट आगे भेजते हैं। एजेंट जब देखता है ना आगे कि यार बदउनवानी और दो नंबरी हो रही है, तो वहाँ पर जाकर वो शोर मचाना शुरू नहीं करता कि आओ जी आओ, यहाँ पर तो बदउनवानी हो रही है, बल्कि वो वहाँ जाकर ना कोई सीटी बजा देता है, विसल बजा के ऐसे इशारा कर देता है अथॉरिटीज़ को। सीटी मारी उसने और उनको बुला लिया कि जी यहाँ पर दो नंबरी हो रही है। तो इस तरीके से ये एक ट्रिक है जो बनाई है आपको याद कराने के लिए कि ब्लो द विसल ऑन, सीटी बजा कर किसी की बदउनवानी फाश करते हैं FIA वाले। ठीक है, ब्लो द विसल ऑन, सीटी बजा कर किसी की भी बदउनवानी फाश करते हैं कौन? FIA वाले। तो यहाँ पर इंग्लिश में बनेगा टू रिवील और एक्सपोज रॉन्ग डूइंग टू द अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ तक किसी की गलत काम, किसी की बदउनवानी को सामने लेकर आना। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं जी। ईडियम नंबर 62 आपके पास ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड वैसे सुनने में लगता है कि नीला खून, लेकिन भाई नीले खून इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है आला ख़ानदान से मंसूब। कहावत है, ये बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है, बहुत बार ये पेपर्स में रिपीट हो चुका है। जिसको ब्लू ब्लडेड जो भी बंदा होगा उसका ताल्लुक आला ख़ानदान से होगा। ठीक है, अब इसकी जो वजाहत है ना, वो एक्चुअल वजाहत ये है कि अरिस्टोक्रेटिक टाइम में ना जो लोग बेचारे मज़दूर होते थे ना, वो बाहर काम करते थे। और आपको पता है जो बंदा धूप में, सर्दी में, गर्मी में बाहर काम करे मिट्टी में, तो उसकी जिल्द कभी भी नीली या लाल नहीं होती मेरे भाई, मेरे बच्चों। उसकी जिल्द हमेशा ना काली पड़ जाती है बेचारे के काम कर करके। लेकिन ब्लू ब्लडेड बंदे जो होते हैं ना, अमीर आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एयर कंडीशन रूम्स में अंदर बैठे रहते हैं, सुकून से छाँव में बैठते हैं वो। ठीक है ना, सर्दियों में उनके पास हीटर होता है, गर्मियों में उनके पास AC और पंखे और कूलर लगे होते हैं। इसलिए उनकी जो जिल्द की रंगत होती है ना, वो सुर्ख होती है या ब्लूइश हो जाती है। तो भाई ब्लू ब्लडेड बंदे वो होंगे जो अपने कमरों में बैठकर ऐश करते हैं, यानी आला ख़ानदान से मंसूब लोग। इसके इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिख दी है मैंने। अरिस्टोक्रेटिक टाइम में ये होता था कि दिस टर्म्स अरोज व्हेन द रिच गॉट टू स्टे इंडोर्स एंड दस देयर स्किन वाज पेल एंड इवन ब्लूइश। तो जो बंदे अपने घरों के अंदर बैठे रहते थे ना, उनकी स्किन जो है ज़्यादातर ब्लूइश हो जाती थी, नीली नीली सी। हमारे यहाँ लाल रंग मशहूर है, वहाँ नीला रंग ज़्यादा मशहूर था। वाइल द पुअर हैड टू वर्क आउटसाइड एंड गॉट टेन। बेचारे जो गरीब आदमी थे वो बाहर काम करते थे और उनकी जिल्द इवन बेचारों की सड़ जाती थी, वो काले पड़ जाते थे। ब्लू ब्लडेड कौन होगा फिर? आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, जो अपने घरों में बैठे रहें और मौजें मारें और आला मनसब से जिनका ताल्लुक़ हो, कोई बड़ी पोस्ट हो जिनके पास। ईडियम नंबर 63 और 64 की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 63 है वंस इन अ ब्लू मून। बहुत ही नायाब या कभी कभार होने वाला काम, ऐसा काम जो कभी कभार हो, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। अब वंस अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून की एक्सप्लेनेशन क्या है? तो भाई इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं आपको, कि कहा जाता है कि जब भी वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है ना, ये जो आतिश फशा पहाड़ जब भी फटते हैं ना, तो कहते हैं जी वहाँ अगर ऊपर चांद को देखा जाए तो वो नीला नीला सा नज़र आता है। अब आप मुझे खुद बताएं स्टूडेंट्स के क्या आतिश फशा पहाड़ रोज़ाना फटते हैं? ये धमाके रोज़ाना होते हैं? नहीं भाई, रोज़ाना नहीं होते ये धमाके। ये सालों में, महीनों में कोई एक आध बार आपका होता है कि आतिश फशा पहाड़ फटे और आपको चाँद जो है नीला नीला सा नज़र आए। चाँद आपको नीला नीला सा कभी कभार नज़र आता है जब भी आतिश फशा पहाड़ फटते हैं। तो भाई ये काम कभी कभार ही होता है, इसलिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत नायाब, कभी कभार होने वाला कोई काम, वेरी रेयरली। अगर आप अपने किसी दोस्त को साल में एक बार मिलने जाते हो तो आप कहोगे कि मैं अपने दोस्त से वंस इन अ ब्लू मून ही मिलने जाता हूँ, कभी कभार मिलने जाता हूँ, रोज़ाना नहीं जाता। नेक्स्ट ईडियम है आपका
ईडियम नंबर 64, ब्लू स्काई थिंकिंग, सुहाने ख्वाब देखना, उम्मीदें लगा बैठना। ब्लू स्काई थिंकिंग का उर्दू में तो मतलब बनता है जी ब्लू स्काई, नीला आसमान, थिंकिंग सोचना, नीले आसमान के बारे में सोचना। तो ये लफ्ज़ ही ज़ाहिर हो रहा है इसमें जो वोकैब यूज़ हुई है आपके पास कि ब्लू स्काई थिंकिंग, नीले आसमान के बारे में सोचना। आप हो ज़मीन पर और आप आसमान पर उड़ने के ख्वाब अगर देखो तो ये आप क्या कर रहे हो, ब्लू स्काई थिंकिंग कर रहे हो, सुहाने ख्वाब देख रहे हो, उम्मीदें लगा बैठे हो आप। इंग्लिश में बनेगा ड्रीमिंग, होपिंग या एस्पायरिंग। यहाँ पर होपिंग और एस्पायरिंग की भी आपको एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। होप कहते हैं किसी की कम उम्मीद को, यानी थोड़ी सी उम्मीद लगाना, और एस्पायर होप की शिद्दत वाली फॉर्म है कि यानी अगर आप बहुत ज़्यादा शदीद किसी चीज़ की ख्वाहिश या उम्मीद रखो तो वो एस्पायरिंग होगी आपकी। कम उम्मीद को कहते हैं होप, और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली उम्मीद को क्या कहते हैं आप, एस्पायरिंग। ये एनालॉगी क्वेश्चंस में भी आपके पास पूछा जा सकता है आपसे। तो ब्लू स्काई थिंकिंग क्या हो गया, सुहाने ख्वाब देखना, उम्मीदें लगा बैठना। ईडियम नंबर 65 और 66 आपको समझा देते हैं जी। बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, सुनने में लगता है बोन ऑफ कंटेंशन, तजाद की हड्डी। अब बोन तो हड्डी को कहते हैं ना, तो भाई कहते हैं ना कबाब में हड्डी ना बनो, तो बोन ऑफ कंटेंशन अगर इसको आप उर्दू में कहें तो कबाब में हड्डी को ही कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। कबाब में हड्डी जो होती है ना वो हमेशा हालात को ख़राब करती है, बनाती नहीं है, तो फसाद की जड़ होती है वो। अ सोर सब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट विद सम पीपल, कुछ लोगों के दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा चलता रहे तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है जिसे आप कहते हो बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है तो वो कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है जी। ईडियम नंबर 66 की तरफ चलते हैं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, सोने या चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि सोने या चांदी का चम्मच मुंह में लेकर वही पैदा हो सकता है जो बहुत अमीर ख़ानदान में पैदा हो। गरीब बच्चे को तो बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता ना, उसे सोने का चम्मच कहाँ से मिल गया भाई। तो अमीर आदमी जो होगा, जो अमीर आदमियों के घर में पैदा होगा, रिच फैमिलीज़ में जो पैदा होगा, उसे आप कहेंगे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, ये आ सकता है आपके पेपर्स में। फ्रॉम अ रिच फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम एन इंटेलिजेंट फैमिली। दोनों का मतलब एक ही है, अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखना, बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखना। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 67 है आपका बॉटल नेक। बॉटल नेक, देखें बॉटल नेक को अगर आप उर्दू में देखें तो बॉटल नेक, बोतल की गर्दन। कोई भी बोतल आप ले लें, स्टिंग की बोतल आप ले लें, कोक ले लें, पेप्सी ले लें, तो उनकी जो गर्दन वाली जगह होती है, इवन बंदे की भी गर्दन ना बाकी जिस्म से पतली होती है और तंग होती है। तो बॉटल नेक सुनने से ही पता चल रहा है दुशवार रास्ते को कहते हैं, तंग या दुशवार रास्ता। अ टाइट नैरो एंट्री पॉइंट प्रिवेंटिंग ईजी पैसेज या ईजी पासेज। कोई ऐसा रास्ता जो बहुत ज़्यादा तंग हो और जहाँ से आप आसानी से ना गुजर सकें, उसे आप कहते हो बॉटल नेक। ठीक है जी। बॉटल नेक क्या हो गया, तंग और दुश्वार गुजार रास्ता। ईडियम नंबर 68 बड़ा मशहूर ईडियम है ये, ब्रेन ड्रेन, और पीपीएससी के पेपर्स में कई बार आ चुका है। ऐसी सूरत हाल जिसमें बहुत से ज़हीन लोग मुलाजमत के लिए अपना मुल्क छोड़ दें। जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग जो कोई अच्छा काम कर जाएं या ज़हीन लोग ना, वो ये मुल्क छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कदर नहीं की जाती। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है ब्रेन का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करना, यानी कोई अच्छे आली दिमाग लोग जो बड़े कम्पिटेंट किस्म के लोग हों, वो अपना मुल्क छोड़कर अगर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो फिर आप क्या कहते हो, आपके मुल्क की क्या हो गई है, ब्रेन ड्रेन हो गई है। इंग्लिश में आप कहोगे अ सिचुएशन वेयर बाय मैनी ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल लीव अ जॉब और अ कंट्री, यानी जहाँ पर कोई जो आली मनसब, आली ज़हीन, आला ज़हीन किस्म के जो कम्पिटेंट लोग होते हैं वो आपके मुल्क को छोड़कर चले जाएं, या किसी ऑफिस में काम करने वाले नौकरी को छोड़कर चले जाएं, तब भी यही इस्तेमाल होता है ब्रेन ड्रेन। ठीक है जी। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, ब्रेन ड्रेन। मीडियम नंबर 69 की तरफ चलते हैं। ब्रेक दी बैंक। ब्रेक दी बैंक सुनने में लगता है जी बैंक को तोड़ देना, लेकिन बैंक को तोड़ देने का मतलब ये है कि आपने अपना बैंक का ताला तोड़ा है, अपने अकाउंट को, और जितनी जमा पूंजी है ना वो आपने कहीं पर लगा दी है। ब्रेक दी बैंक का मतलब है बैंक का आपने अपने अकाउंट का ताला तोड़कर जितनी आपकी जमा पूंजी उसमें पड़ी थी ना वो आपने किसी काम पे खर्च कर दी। तमाम तर जमा पूंजी लगा देना, टू स्पेंड ऑल वंस मनी, अपनी तमाम तर रकम को खर्च कर देना, ब्रेक दी बैंक का ये मतलब होगा। ठीक है। ईडियम नंबर 70 की तरफ चलते हैं। ब्रेक दी आइस, बात शुरू करना या खामोशी तोड़ना। अब ब्रेक दी आइस, आइस कहते हैं बर्फ़ को, ब्रेक कहते हैं तोड़ने को। सुनने में लगता है जी ब्रेक दी आइस, दो लोगों के दरमियान अगर खामोशी की बर्फ़ जमी हुई है, कहते हैं ना यार हमारे दरमियान बहुत बर्फ़ जमी हुई है, तो बर्फ़ को तोड़ने का मतलब है कोई बात शुरू करना या दो लोगों के दरमियान ताल्लुकात को शुरू करना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ब्रेक दी आइस, ये हिस्ट्री भी आपको बताए देते हैं जनाब। देखिए जब
व्हेल का शिकार करने के लिए लोग जहाज़ों में जाते हैं ना, गहरे समंदरों में, जहाँ पर बर्फ़ानी समंदर होते हैं कुछ, वहाँ पर फॉग और धुंध बहुत ज़्यादा होती है, नज़र कुछ नहीं आता। इसलिए ना वो ना सबसे पहले ना आगे आगे छोटी कश्तियों को आगे भेज देते हैं, ताकि आगे कोई बर्फ़ का तोदा है या बर्फ़ानी इलाका है, कोई बर्फ़ का पहाड़ बना हो, तो वो उस कश्ती की वजह से टूट सके और उनकी फिर जहाज़ उससे जाकर टकरा कर तबाह ना हो जाए। यही टाइटैनिक जहाज़ है ना, ये भी इसीलिए डूबा था कि बर्फ़ के तोदे से जाकर टकराया था। तो ब्रेक द आइस वहाँ से शुरुआत है कि ये जो बड़े बड़े जहाज़ जाते थे व्हेल मछली का शिकार करने के लिए, ये आगे छोटी कश्तियों को भेजते थे, ताकि आगे जाकर वो जो बर्फ़ है छोटी वो टूट जाए और ये आराम से फिर आगे जा सकें। तो ब्रेक द आइस फिर ये है कि अपना काम शुरू ये कर सकें। ब्रेक द आइस का मतलब है ये अपना काम आगे चलकर फिर शुरू कर सकें। तो फिर बाद में ये तब्दील होते होते बन गया, काम शुरू करने से ये ख़त्म होकर इसमें चेंजिंग आई और ये कहा जाने लगा कि बात शुरू करने या खामोशी तोड़ने को ब्रेक द आइस कहा जाने लगा। ठीक है, तो आजकल ये किस टर्म में यूज़ होता है? ब्रेक द आइस, बात शुरू करना या खामोशी तोड़ना। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। इडियम नंबर 71 है ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस, जोशो खरोश के साथ तालियां बजाना, टू शो मच एंथुसियाज्म एंड क्लैप। ठीक है, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो और पूरा हॉल जनाब खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दे, तो उसे आप कहते हैं ब्रिंग डाउन द हाउस। ठीक है ना, ब्रिंग डाउन द हाउस। आप इसको ऐसे दिमाग में बिठाने के लिए कर सकते हैं कि यार आप किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अगर कुर्सियों को देखना तो वो पीछे ऊपर उठती जाती हैं, आगे वाले नीचे बैठे होते हैं, उसके पीछे जो है ना ऊपर की तरफ कुर्सियाँ उठती जाती हैं। और अगर किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो ना, तो जो सबसे ऊपर लोग बैठे होते हैं वो भाग के आगे आते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ब्रिंग डाउन द हाउस, पूरा हाउस जो है ना नीचे की तरफ आ गया आपके लिए तालियां बजाने के लिए, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ब्रिंग डाउन द हाउस, जोशो खरोश के साथ तालियां बजाना और किसी को शाबाश देना, ब्रिंग डाउन द हाउस। इडियम नंबर 72 है ब्रिंग समथिंग टू लाइट। किसी चीज़ को मंजीर आम पर लाना। अब कोई चीज़ अंधेरे में आप उसे रोशनी में ले आए हो, तो ब्रिंग डाउन द लाइट किया आपने, किसी चीज़ को आप मंजीर आम पर लाए हो जो किसी को नज़र नहीं आ रही थी, आपने उसको वाजे कर दिया सबके लिए। टू मेक समथिंग नोन यूजुअली विच हैड बीन कवर्ड अप और अननोन। किसी ऐसी चीज़ को लोगों के सामने वाजे करना जो छुपी हुई हो या लोगों के लिए जानी पहचानी ना हो। तो ब्रिंग समथिंग टू लाइट, किसी चीज़ को मंजीर आम पर लाना। इडियम नंबर आपका 73 है बंडल ऑफ नर्व्स। बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब होता है ऐसे शख्स की कैफियत जो कि बहुत मुस्तरिब या घबराया हुआ हो। कोई शख्स है ना जो बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशानी में है, तो आप उसे कहेंगे बंडल ऑफ नर्व्स का शिकार है, बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है ना, नर्व वैसे भी आपके दिमाग से रिलेटेड एक टर्म है, तो बंडल ऑफ नर्व्स, नर्व्स में घिरा हुआ जो नर्विस हो चुका हो बहुत ज़्यादा, उसे आप कहते हैं बंडल ऑफ नर्व्स। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन हु इज़ वेरी एंग्शियस, कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो, परेशान हाल हो और वो घबराहट का शिकार, उसे आप कहते हैं बंडल ऑफ नर्व्स। इडियम नंबर आपका जो लास्ट है आज वो 74 है बरी वंस हेड इन द सैंड। अब सुनने में ये लगता है कि अपने सर को मिट्टी में छुपा लेना या रेत में छुपा लेना। देखें इसकी अगर आप समझें ना, अगर इसको, तो बड़ा इजी है ये कि बरी वंस हेड इन द सैंड। आपने कछुए वगैरह या कुछ भी ऐसे जानदार देखे होंगे कि उनको अगर कोई ख़तरा नज़र आए तो वो मिट्टी में अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है ना, सांप भी इवन किसी मिट्टी के बिल में ही जाकर घुसता है। तो इवन ये जो कछुए वगैरह हैं या कोई भी जो रेतले इलाकों में जो चीज़ें रहती हैं ना, जैसे रेगिस्तानी चूहे जो होते हैं, वो मिट्टी में घुस जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो आने वाले वक्त या हालात से ख़ुद को बचाने के लिए वो अपने आप को उस रेत में छुपा लेते हैं, अपना सर को उसके अंदर छुपा लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, बरी वंस हेड इन द सैंड, आने वाले वक्त या हालात से ख़ुद को बचा लेना। टू इग्नोर और हाइड फ्रॉम एन इम्पेंडिंग सिचुएशन। इम्पेंडिंग सिचुएशन होते करीबुल वकू होने वाला, जो बिल्कुल करीब आपके कोई हालात या ख़तरा आ चुका हो, तो उसे आप कहते हैं इम्पेंडिंग। ठीक है, बरी वंस हेड इन द सैंड क्या हो गया, आने वाले वक्त या हालात से ख़ुद को बचा लेना। आई होप सो कि ये 14-15 ईडियम जो आपको कराए हैं आपको तैयार हो गए होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में आपको मज़ीद 15 ईडियम्स कराए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।